राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने विधि का शासन तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का अध्ययन किया था। आज हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तथा पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी तथा अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर तथा संवैधानिक संशोधन क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं, इस संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति मिल जाती है तो वह भ्रष्ट हो जाता है और वह उसका प्रयोग समाज में अत्याचार, अराजकता और दुर्व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि यदि किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर असीमित शक्ति दी जाती है तो वह व्यक्ति उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग करने से समाज में अत्याचार बढ़ जाता है और एक अराजकता का माहौल समाज में उत्पन्न हो जाता है। इसी को रोकने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति में शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए ही फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। हाँ, तो किसी व्यक्ति विशेष को अगर असीमित शक्ति दी जाएगी तो वह उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा उस शक्ति का, और उससे समाज में अत्याचार बढ़ेगा और अराजकता का माहौल बढ़ेगा। और इसी पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार सरकार भी, अगर सरकार के एक अंग को असीमित शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो सरकार उसका दुरुपयोग कर सकता है, कोई भी अंग। तो कार्यपालिका विधायिका तथा न्यायपालिका के सम्मिलित नाम को ही सरकार कहते हैं। सरकार के अंतर्गत इन तीनों में शक्तियों का अलग अलग विभाजन किया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, इन तीनों शक्तियों का अर्थात विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया उसके अनुसार सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। तो राज्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति के संचालन में हस्तक्षेप न करे। राज्य की एक शक्ति दूसरी में संचालन में हस्तक्षेप न करें और प्रत्येक अंग अपनी सीमा में रहकर कार्य करें। अर्थात विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करे, इसी प्रकार विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करें, और इसी प्रकार कार्यपालिका भी अपने अधिकार क्षेत्र में रहे और न तो विधायिका में न ही न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। तो तीनों जो अंग है वह अपनी सीमा में रहकर कार्य करें और तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियां दी गई है और तीनों अंग अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें और कोई भी अंग अपनी सीमा में रहकर कार्य करे और दूसरे अंग की अधिकारिता में हस्तक्षेप नहीं करे। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि यदि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को असीमित शक्तियां दी जाएगी, इसी प्रकार अगर सरकार के जो तीनों अंग है उनमें से किसी एक ही अंग में अगर सारी शक्तियां केंद्रित कर दी जाएगी तो वह अंग उसका दुरुपयोग कर सकता है, इससे समाज में अत्याचार बढ़ेगा। इसी को नियंत्रित करने के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसके अनुसार सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है,
तीनों अंगों को शक्तियां पृथक पृथक प्रदान की गई है और तीनों अंग अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करेंगे। कोई भी अंग दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वह है पृथक्करणित का सिद्धांत, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेलेबिलिटी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रथम जो सिद्धांत अभी हमने अध्ययन किया वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत है वह है पृथक्करणित का सिद्धांत, ओनली सेपरेशन पृथक्करण का सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है पृथक्करणित का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस पूरे अधिनियम को ही शून्य घोषित कर दिया जाए या केवल उसके उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। तो जो पृथक्करण का सिद्धांत है वह इस बात पर आधारित है कि जब किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक हो तब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस पूरे अधिनियम को शून्य घोषित किया जाए या केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। तो ऐसे मामले को या ऐसे प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? पृथक्करणित का सिद्धांत। तो ऐसे मामलों को निपटारे करने के लिए ही उच्चतम न्यायालय ने पृथक्करणित का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आदेश से अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं। तो पृथक्करणित के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग, अगर कोई अधिनियम बना है और उस अधिनियम का अवैध भाग को उसके शेष भाग से अलग किया जाता है, शेष भाग से अगर अलग किया जाता है और उससे उस अधिनियम का जो जिस उद्देश्य से वह अधिनियम निर्मित किया गया था उसका मूल उद्देश्य को अगर समाप्त किए बिना ही उसको अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरा अधिनियम अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। यही पृथक्करण का सिद्धांत है। यदि वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वैध भाग को निकाल देने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा या शेष भाग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर देगा। अगर अवैध भाग को शेष भाग से अगर अलग नहीं किया जा सकता या इस प्रकार से अगर अलग किया जाता है जिस उद्देश्य से वह अधिनियम निर्मित किया गया था वो उद्देश्य अगर विफल हो जाता है, तो फिर उस पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग है, उस अवैध भाग को उसके शेष भाग से अगर अलग किया जाता है और तब अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अगर उसको अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरा अधिनियम को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, अधित्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा त्याग नहीं कर सकता। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों को अपनी स्वेच्छा से परित्याग या अपनी स्वेच्छा से उनका त्याग नहीं कर सकता। तो जो अधित्याग का सिद्धांत है वह उच्चतम न्यायालय ने खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य तथा विशेषरनाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर के वाद में प्रतिपादित किया, और उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि अधित्याग का सिद्धांत जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की व्याख्या करने में लागू करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 के बंदों के निर्वचन में लागू नहीं होता। अतः कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को
छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने क्या विधायित किया? मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि लोक नीति के आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। अतः कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से अधित्याग नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत को अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। क्या संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित है या नहीं? यह प्रश्न सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के समक्ष शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1951 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया कि क्या संविधान संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं। इस मामले में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 में दो अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे, की विधिमान्यता को चुनौती दी गई। अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन बनाई गई विधि भी अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अधीन आती है। तो अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह तर्क दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन बनाई गई विधि भी अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अधीन आती है, और यदि वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार कर दिया और यह विधायित किया कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द में संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाई गई विधि को सम्मिलित नहीं माना। अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से जो विधानमंडल द्वारा अपनी साधारण शक्ति के प्रयोग में बनाई जाती है, न कि संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में बनाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय ने दोनों विधियों में अंतर बताया। अनुच्छेद 13(2) में किसी प्रकार से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित संवैधानिक संशोधन लागू नहीं होते। तो उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में यह विधायित किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। उक्त प्रश्न फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के मामले में दिए गए अपने विनिश्चय का अनुसरण किया और इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो फाइंडिंग दी थी वही फाइंडिंग सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में भी उच्चतम न्यायालय ने मानी और यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में संवैधानिक संशोधन सम्मिलित नहीं है। पुनः यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1968 के वाद में आया और इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में जो उच्चतम न्यायालय ने जो फाइंडिंग दी थी, उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को दोनों मामलों में दी गई, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को इस मामले में उलट दिया और न्यायालय ने इस मामले में संविधान के 17वें संशोधन 1964 की संविधानों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराव ने कहा कि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने यह विधायित किया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधि सम्मिलित है, चाहे वह विधानमंडल की साधन विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित की गई हो अथवा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संवैधानिक संशोधन के प्रयोग में बनाई गई। तो उच्चतम न्यायालय में उक्त वाद में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में जो उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय ने उलट दिया और ये अभिनर्थ किया कि अनुच्छेद 13 के सबसेक्शन 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधि सम्मिलित है, चाहे वह विधानमंडल की साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई हो, चाहे अनुच्छेद 368 के अधीन संवैधानिक संसद के प्रयोग में निर्मित की गई हो। अतः यदि संविधान में किया गया कोई संशोधन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल विधि बनाने की प्रक्रिया दी गई है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई है। संसद को ऐसी शक्ति प्रदान, यह अनुच्छेद संसद को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करता जिसके द्वारा वह नागरिकों के मूल अधिकारों को संशोधित करे। तो विधि चाहे विधि है, चाहे वह साधारण विधि हो, चाहे संवैधानिक विधि हो। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित माना और यह अभिनर्थ किया कि विधायिका कोई ऐसा कानून निर्माण नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को छीनती हो, उनको कम करती हो। अगर ऐसा वह करती है तो वह विधि शून्य है। तो उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बता और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1968 के बाद में उलट दिया और यह अभिनर्थ किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के वाद में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में संशोधन किया और अनुच्छेद 13(2) में संशोधन किया और इसमें निम्न वाक्यांश जोड़ दिया। उसमें यह सब जोड़ दिया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित की गई विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो ये इसमें क्या पैरा जोड़ दिया संसद ने कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। अब उक्त संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 उच्चतम न्यायालय के बाद में इसको चुनौती दे दी संविधान संशोधन को और उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने जो संविधान संशोधन जो 24वां संविधान संशोधन संसद लाई थी उसको विधिमान्य घोषित कर दिया और गोलकनाथ में दिए गए अपने निर्णय को उलट दिया। संविधान संशोधन को विधिमान्य तो घोषित कर दिया और गोलकनाथ में दिए गए निर्णय को उलट दिया और उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनर्थ किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु वह आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। जो मूल ढांचा है, जो आधार ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। अतः संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित। अगर उच्चतम न्यायालय के जो संविधान संशोधन अधिनियम संसद जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया उसमें संसद ने अनुच्छेद 13(2) में ये सब जोड़ दिया कि अनुच्छेद 368 पारित कोई विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो उपरोक्त उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से तथा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम का अगर अध्ययन किया जाए तो इनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। थैंक यू।